नमस्कार, कशिश की इसके खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन की शुरुआत हम जो चक्रवाती तूफान की संभावनाएं जताई जा रही हैं, यास, जी हां, जिसको लेकर बिहार में 26 से लेकर 30 मई तक अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन आज ही बिहार के कई जिलों से सुबह से लगातार खबरें आ रही हैं। खगड़िया, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल सहित कई जिलों से खबर आ रही है कि बारिश सुबह से ही, खगड़िया जैसे जिलों से सुबह से ही बारिश हो रही है। फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत कब एक आपदा के रूप ले लेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस यास को बंगाल और उड़ीसा के तट से, समुद्री तट से टकराना है, वहाँ काफ़ी तेजी से मौसम बदलने शुरू हो गए हैं। उड़ीसा और बंगाल में बहुत तेज बारिश हो रही है और बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर से सटे हुए बिहार और झारखंड के कई जिलों से भी लगातार बारिश की खबरें आ रही हैं। इस महत्वपूर्ण खबरों पर हम लगातार बने रहेंगे। इसके अलावा बिहार की सियासत की अगर बात करें तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं और उसके बाद किसानों के साथ जिस अंदाज में केसी त्यागी ने बयान दिया है, लग रहा है कि अंदर खाने में कुछ न कुछ पक जरूर रहा है। स्वाभाविक तौर पर बंगाल के हार के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और उस बैकफुट के बहाने जदयू बीजेपी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर ही रही है, साथ ही हिस्सेदारी भी बढ़ाने की कोशिश में वो लग गई है। क्या ये दबाव इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस दबाव को? इसके अलावा आज एक दुखद खबर भी है। जब आप बिहार विधानसभा के पास से गुजरते होंगे तो 7 शहीदों का मूर्ति आप देखते होंगे। उसमें एक शहीद राजेंद्र प्रसाद, जो आपको दानापुर के रहने वाले थी, उनकी पत्नी, आज सुबह उनका निधन हो गया। सुरेश देवी शादी के 5 दिन बाद ही वो विधवा हो गई थी। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे गोली जो चली थी बिहार विधानसभा के सामने, जिसमें 7 युवा शहीद हुए थे। 18 वर्ष के राजेंद्र प्रसाद भी शहीद हुए थे। उन्हीं की पत्नी सुरेश देवी का आज निधन हो गया है। मुख्यमंत्री उनके निधन पर गहरा शोक संवेदना व्यक्त किया है और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई है। पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव उनको कंधा दिए हैं। तो ये एक दुखद खबर है। इसके अलावा कई और खबरें हैं, लेकिन हम खबर की शुरुआत जो यास चक्रवाती तूफान है उस पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत पटना से करते हैं। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ गए हैं। मरगूब आलम से जानना चाहेंगे, क्योंकि 26 से लेकर 30 तक 26 से 30 तक ये अलर्ट है, लेकिन आज ही कई जिलों में से सुबह से बारिश लगातार हो रही है। हमारे साथ न्यूज रूम से अभी करिश्मा जुड़ी हुई है। मरगूब आलम इस बार मौसम विभाग के दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करिश्मा से करते हैं। करिश्मा, इस चक्रवाती तूफान को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था, 26 से 30 तक बिहार में बहुत तेज बारिश, वज्रपात और आंधी तूफान आ सकता है, लेकिन इसका कह सकते हैं कि झलक आज सुबह से ही दिखने लगा है। और मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में आने वाले 4 घंटे तक जोरदार बारिश, वज्रपात और तूफान की आशंका जताई है। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बिहार में अभी से ही यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में यानी कई जिलों में अधिकांश ये असर देखने को मिल रहा है। तो बिहार के कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और गरज की भी संभावना जताई गई है। लेकिन जब बात की जाए तो लगभग ये 26 मई की शाम को यास तूफान है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस बीच इसके बाद ये झारखंड होते हुए सीधे बिहार में प्रवेश करेगा। तो इसके बाद यास तूफान का असर अभी से ही बिहार में देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है, अभी से ही मौसम शुष्क देखा जा रहा है, लेकिन बिहार में 27 से लेकर 30 मई तक
ये असर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 27 और 28 मई ये 2 दिन ज्यादा असर बिहार में देखने को मिलेगा चक्रवाती तीस तूफान को लेकर। तो पटना से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर अधिकांश जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। हालांकि 4 घंटे ये जो कहा गया मौसम विभाग के अनुसार कि बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो इस बीच देखा जाए कि अभी से ही मौसम शुष्क देखने को मिल रहा है, लेकिन जो साथ ही 27 मई से लेकर 30 मई तक बिहार में कुछ जिलों में वर्षा भी हो सकती है, इसकी संभावना जताई गई है। और इसका असर भी यानी देखा जाए तो तूफान का जो असर है ये 28 घंटे तक रह सकता है। हालांकि यास तूफान की आशंका के मद्देनजर अगर बिजली की भी बात की जाए तो यानी इससे भी निपटने की रणनीति भी बनाई गई। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार ने भी सभी जिलों के जिलाधिकारी को अलर्ट रहने को कहा है यास तूफान को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ न्यूज रूम से करिश्मा जुड़ी हुई थी और अब हम सीधे चलेंगे मरगूब आलम के पास, जहां मरगूब आलम हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए मौसम विभाग के दफ्तर में फुलवारी में वो मौजूद हैं। क्या अपडेट है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 26 तक 30 तक बिहार में इस चक्रवाती तूफान का असर पड़ेगा और खास करके बिजली व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती है। इसको लेकर भारत सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सरकार को सलाह दिए हैं कि इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजली प्रभावित होने की जो पूर्वोत्तर राज्यों का जो संचरण लाइन है, जिससे मुंबई तक मतलब पूरा देश जुड़ा हुआ है, जो भूटान से या फिर जो अलग अलग राज्यों से जो बिजली का जो मुख्य संचरण लाइन गुजरता है उत्पादन केंद्रों से, जैसे फरक्का है, आपको बरौनी थर्मल पावर है, बाढ़ है, उसके अलावा भूटान के में जो हमारा थर्मल पावर है, कई तरह के ऐसे थर्मल नॉर्थ ईस्ट में कई थर्मल पावर है जिसके सहारे पूरे देश को बिजली आपूर्ति होती है। बंगाल में भी कई थर्मल पावर है। उन सब जगहों पर समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया भारत सरकार की तरफ से। और हमारे साथ अब मरगूब आलम जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त फुलवारी मौसम विभाग के दफ्तर में बैठे हुए हैं। मरगूब, फिलहाल मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए संतोष जी, अभी जो अमन देश है उसके द्वारा एक नाम दिया गया यास तूफान का, तो वो कल जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो अभी जो वर्तमान में जो उपग्रह है, सेटेलाइट है, उसके द्वारा जो हमारी बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड साइंटिस्ट से, उनका कहना है कि 2 बजे दिन के बाद कल वो उड़ीसा और बंगाल के तट से वो टकराएगा। अब इस बात पर निर्भर करेगा कि टकराने के बाद उसकी स्पीड अगर समानता वही रही या स्पीड ज्यादा रही तो बिहार झारखंड के कई जिलों में भारी नुकसान की संभावना है। जैसे हम आपको बताते हैं, सुबह से मौसम का आप देख रहे हैं कि रुख चेंज हुआ है। सहरसा में बारिश हुई है, मधुबनी में बारिश हुई है, कई अन्य जिलों में बारिश हुई है। तो कल 4 बजे दिन के बाद ये अलर्ट है कि ये स्थिति हो सकती है कि झारखंड के साथ बिहार के कई जिले में आंधी, तूफान, वज्रपात की पूरी संभावना है। खास करके जो हमसे जो बातचीत हुई है, इन लोगों ने बिहार सरकार को एक अलर्ट भेज दिया है कि कल से 12 बजे दिन के बाद खुले मैदान में किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को जाने न दिया जाए। किसानों से कहा गया है कि वो 3 दिनों तक, माने 26 से लेके 27 से लेके 30 तारीख तक वो बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने अपने खेतों में न जाएं। इनका ये भी कहना है कि अगर वो तूफान कमजोर पड़ा तब यहाँ बारिश और आंधी कम होगी। अगर वो तूफान कमजोर नहीं पड़ा तो बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो इनके चपेट में आएंगे और खास करके झारखंड का जो इलाका होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अलर्ट है। और फिलहाल अभी जो हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि 1 बजे दिन के बाद हम आपको और महत्वपूर्ण अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि अभी सेटेलाइट से लगातार कह सकते जानकारी मिल रही है। भारत सरकार के अधिकारियों से भी इनकी बातचीत हो रही है। 1 बजे दिन के बाद ये महत्वपूर्ण अपडेट देंगे कि कितने बजे ये टकराएगा उड़ीसा और बंगाल के तट पर, और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार झारखंड के इलाकों में। कई जिले ऐसे हैं जहां ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। एक बात इन्होंने ये भी बताया है कि
बिहार से ज्यादा झारखंड के जिले में इफेक्ट होगा और कहीं ना कहीं वहां बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलेगी 80-90 किलोमीटर की रफ्तार से। तो बिल्कुल अलर्ट की जरूरत है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिले के डीएम को अलर्ट जारी कर दिया है कि कल बिल्कुल 10-11 बजे दिन के बाद से अलर्ट रहें, लोगों को खुले मैदान में ना जाने दें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ को निर्देश दिया गया है कि वो पंचायत से जो जुड़े लोग हैं उनको अलर्ट कर दें कि किसी भी हालत में खेतों में लोग न रहें, अपने घरों में रहें। और लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है कि किसी स्थान को संतोष जी खाली कराया जाए, ऐसी पैनिक की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन उनका कहना है कि कल टकराने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि इसकी स्पीड अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर व्यापक नुकसान की संभावना है। स्पीड अगर कम हो गई, ये कमजोर पड़ गया तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, वज्रपात, आंधी तूफान के साथ साथ कई जिलों में भारी बारिश और कई जिलों में समानता बारिश होगी। संतोष, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए थे। फिलहाल बिहार के किसानों के लिए एक बड़ा अलर्ट है कि अभी बारिश और वज्रपात दोनों साथ तेज आंधी के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में जो हम सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी जो वज्रपात को लेकर सबसे ज्यादा जिन जिलों में नुकसान होने की प्रमाण मिलते रहे, ऐसे जिलों में किसान फिलहाल 3 दिनों तक खेत में जाने से परहेज करें। अब हम चलेंगे झारखंड। जो झारखंड में यास चक्रवाती तूफान का क्या असर है और इसको लेकर क्या संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि जैसे ही ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से ये चक्रवाती तूफान टकराएंगे तो सबसे पहले इन 2 राज्यों के बाद अगर किसी तीसरे राज्यों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है तो वो झारखंड है। पता नहीं क्यों, अगर हम बात करें तो कोरोना जैसे संक्रमण से अभी हम जूझ रहे हैं, फिर ब्लैक फंगस आया, अब एक यास चक्रवाती तूफान का अलर्ट है जिससे व्यापक नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही है। और खास करके बिजली विभाग को लेकर, विद्युत कंपनी को लेकर अलर्ट किया गया है भारत सरकार की तरफ से कि आने वाले समय में आपके संचालन लाइन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बेहतर प्रबंधन क्या हो सकता है विकल्प के रूप पर, इस पर विस्तृत रूप से कह सकते हैं कि एक तैयारी करने का निर्देश भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश बिजली उत्पादन केंद्र इन्हीं 2-3 राज्यों में केंद्रित है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, भूटान और झारखंड और बिहार, जिससे बड़ी मात्रा में आप बिजली भारत के अन्य हिस्सों में संचालन लाइन के माध्यम से जाया जाता है। हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं रांची से। जरा संदीप से समझना चाहेंगे कि संदीप, यास को लेकर क्या अलर्ट जारी हुआ है झारखंड में? जी, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ यास चक्रवाती तूफान का कहर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। यदि झारखंड की बात करें तो जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जो झारखंड का दक्षिणी क्षेत्र है, चाहे पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, सरायकेला, खरसावां की बात करें, इन 3 जिलों में खासकर भारी बारिश के जो अलर्ट जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। वहीं संथाल को छोड़ के टोटल जो 16 जिले हैं और भी हैं, वहां पे भी बारिश का असर देखने को मिलेगा, यानी इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी भीषण बारिश होगी। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 90 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, और खासकर उन जिलों जैसे जो दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, खरसावां और सरायकेला, इन 3 जिलों में कह सकते हैं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं संथाल को छोड़ के राज्य के 16 जिले हैं जिसमें बारिश होगी, वहीं हवाएं भी तेज चलेगी। और यह पूरा कह सकते हैं 3 दिनों तक इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। 26, 27 और 28 को कह सकते हैं जो स्थिति है उसमें थोड़ी बहुत सुधार होगी, यानी 28 तारीख के बाद से जो वर्षा पानी होगा वह कम होना स्टार्ट होगा। पर इन 3 दिनों में कह सकते हैं लोगों को अलर्ट किया गया है। खासकर ऐसे में जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं या फिर उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी भी सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, क्योंकि यदि हवाएं चलती हैं तीव्र गति से तो बिजली के खंभे या फिर तार टूटने का खतरा अधिक होता है। और ऐसे में
उसे जिन इलाकों में यदि इस तरह की घटनाएं होगी वहां पे उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि जो बिजली सेवा है उसे मुहाल की जा सके। यही वजह है कि भारत सरकार ने सभी बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे संदीप, और अब हम चलेंगे जमशेदपुर, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे मनोज। 48 ट्रेनें अभी तक रद्द कर दी जा चुकी है, और इस तूफान का सबसे ज़्यादा असर अगर झारखंड के किन्हीं इलाकों में होगा तो सबसे पहले उन्हीं इलाकों में जो कोलाहन का वो जो इलाका है, उस इलाके में सबसे ज़्यादा इस तूफान के असर होने की संभावना जताई जाए। शुरुआत उसी इलाके से हो सकती है। चलिए, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जमशेदपुर चलेंगे, और जमशेदपुर से हम अपने संवाददाता से समझने की कोशिश करेंगे कि जो चक्रवाती तूफान है, ट्रेनें रद्द कर दी गई है, फिलहाल मौसम का मिजाज क्या है। चलिए, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सबों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यास तूफान, चक्रवाती तूफान के असर का। जमशेदपुर में क्या स्थिति है और मौसम का मिजाज इस वक्त क्या है, क्योंकि अब पटना में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है। हवाएं तेज हो गई है। गर्मी से फिलहाल राहत होती दिख जरूर रही है, लेकिन ये आपदा की ओर बढ़ रहा है। ये चीजें भी संकेत दिखना शुरू हो गया पटना जैसे जगहों पर भी। चलिए, हम सीधे जमशेदपुर चलते हैं। मनोज जी, फिलहाल जमशेदपुर का मौसम का मिजाज क्या है, अगर पूरे कोल्हान की हम बात करें, और अलर्ट को लेकर क्या तैयारी चल रही है? 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, और इसके अलावा कई तरह के और जो आपके इलाके में अगर हम बात करें तो जमशेदपुर का खुद का अपना विद्युत उत्पादन केंद्र है। ऑक्सीजन के की आवश्यकताओं को पूर्ति की जा रही है टाटा के कारखानों के द्वारा। इन सब चीजों के बीच फिलहाल इस अलर्ट को लेकर क्या तैयारी चल रही है, और अब इस वक्त मौसम कैसा है जमशेदपुर में? देखिए, निश्चित तौर पे जो मौसम है, जो तूफान का अनुमान था, और मौसम विभाग ने पहले जो अनुमान लगाया था, वो अनुमान के तहत अब जो है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, हवा तेज चल रही है, और यहाँ तक कि धूप नहीं खिली है, लेकिन बादल ये साफ कर रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं है। थोड़ी देर में बूंदाबूंदी बारिश शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो तूफान का असर है वो अब यहाँ पर दिखने लगेगा। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि कल ही कहा था कि 24 घंटे के अंदर में जो तूफान है वो झारखंड के सीमावर्ती इलाके में, झारखंड में प्रवेश करेगा, बिहार में प्रवेश करेगा। तो वो असर दिखने लगा है, चाहे पश्चिम बंगाल के सटा हुआ इलाका हो या उड़ीसा से सटा हुआ इलाका जमशेदपुर है, तो यहाँ पर अब दिखने लगा है। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने आज साफ कर दिया है कि जो लोग नदी किनारे हैं या सोंडेखा या खरखाई नदी किनारे है, हो सकता है कि तूफान का असर इन नदियों पर ज्यादा पड़े। जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो ऊंचे स्थान पे चले जाएं। जिन लोगों को जो पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में है, जो जहां पे समुद्री इलाका है, वो मछुआरों को भी कल से ही रोक दिया गया है। तो स्थिति जो है कि वो अब तूफान का स्थिति यहाँ पर दिखने लगा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे लग रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार किया जा रहा है। टाटा की तरफ से, लिंडा की तरफ से किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन के जो सप्लाई है उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही तूफान अपना रूप दिखाएगा तो जो सड़क मार्ग से जाने वाली गाड़ियां हैं या रेल मार्ग है, रेल मार्ग भी बाधित होगा, क्योंकि 48 जोड़े ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पे, यानी लोगों के सांस लेने पर परेशानी हो सकती है। और दूसरी तरफ जो यहाँ बिजली विभाग है, टाटा पावर है, और साथ साथ यहाँ 3-4 कंपनियां हैं जो सप्लाई देती है बिजली की, उस पर भी ये बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने के आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कई गाइडलाइंस जारी किए हैं कि जहां पर बिजली की कमी नहीं हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, उसका वैकल्पिक व्यवस्था कैसे किया जाए। अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है या जिन गाड़ियों को भेजना है तो वो व्यवस्था क्या किया जाए।
टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर जो मालगाड़ी है वो खड़ी है कि जरूरत जैसे पड़ी तो समय से पहले, जब तक ये आपदा जो है कि आ नहीं जाता उससे पहले हम लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा सके, दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचा सके, तो तमिलनाडु के लिए, आंध्रा के लिए और साथ साथ पश्चिम बंगाल और दिल्ली के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ से अब ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में टाटा नगर रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन है वो रवाना हो जाएगी ताकि आपदा से पहले ऑक्सीजन उस राज्य को दिया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल रहे इसकी कोशिश चल रही है। आज ही ट्रेनों से ऑक्सीजन भेजा जा रहा है अन्य राज्यों को, कोलकाता से, टाटा से, लेकिन इस अलर्ट को लेकर सावधानी बरतने का आदेश लगातार प्रशासन की तरफ से भी दिया जा रहा है बिहार और झारखंड के लोगों का। पटना में भी अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है, हवाएं तेज हो गई हैं, हवा में शुष्कपन भी देखने को मिला है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं और वो खबर है कोरोना। कोरोना को लेकर बिहार और झारखंड में अब राहत देखने को मिल रही है। अस्पतालों में बेड खाली हैं, दवा को लेकर मारामारी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वेंटिलेटर और इंटेंसिव केयर यूनिट को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी बढ़ी हुई है। लेकिन इन सब के बीच ब्लैक फंगस ने एक परेशानी बढ़ा दी है, सरकार को भी परेशानी बढ़ा दी है और जनता में भी एक अलग तरह का भय व्याप्त हुआ है कि ये ब्लैक फंगस की वजह से लगातार अभी तक लगभग 300 मरीज ब्लैक फंगस से संक्रमित मिल चुके हैं। 2 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये खबरें लगातार नालंदा से भी खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले कि नालंदा में भी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित थे। आज उनको ब्लैक फंगस का लक्षण देखने को मिला है, आंख से उनकी रोशनी चली गई है, उन्हें तत्काल एम्स रेफर किया गया है। एम्स में हालांकि अभी भी बेड को लेकर परेशानी हो रही है, लेकिन आईजीएमएस ने 100 बेड और पीएमसीएच ने 70 बेड बढ़ाने का ऐलान किया है। लेकिन इलाज की जो व्यवस्था है पीएमसीएच और आईजीएमएस में वो अभी भी निराशाजनक है और लोग कहीं कहीं कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उन्हें एम्स में उनका इलाज हो। ये एक चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना को लेकर मौत के आंकड़ों की भी बात करें तो लगभग 50 दिन बाद बिहार में मौत का आंकड़ा 100 के नीचे आया है। हमारे साथ न्यूज रूम से करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, फिलहाल 2000 के करीब संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। क्या स्थिति है, अगर जरा ब्रीफ में अगर हमें बताएं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या प्रशासनिक तैयारी है। गांव-गांव तक अब वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का वो स्थिति नहीं है जिसका दावा सरकार कर रही है। करिश्मा, सीधा सवाल, कोरोना को लेकर काफी राहत भरी खबर है। क्या लगता है कि लॉकडाउन 3 के लागू होने के बाद स्थिति में और बदलाव आएगा और सामान्य स्थिति की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे? कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर होने लगी, क्योंकि जिस तरह से अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए सोमवार को, तो राज्य में 2800 कुछ मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। हालांकि बढ़ते संक्रमण रफ्तार में कमी देखी जा रही, कि मौत के आंकड़ों में ज्यादा कमी नहीं देखी जा रही, क्योंकि सोमवार को 93 लोगों की कोरोना से जान गई है। तो ये लॉकडाउन भी जिस तरह से राज्य सरकार ने बिहार में लॉकडाउन 3 लागू कर दिया है, उसको लेकर हालांकि लॉकडाउन के दौरान जो पहले जो पाबंदियां थी वो पाबंदियां वहीं सेम रहेंगी, लेकिन इस बीच कुछ चीजों में बदलाव किया गया है। कृषि क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में बदलाव किया गया। हालांकि जो दुकानें के खुलने के समय थी शहरी क्षेत्रों में 6 से 10, तो शहरी क्षेत्रों में वही टाइमिंग है दुकानों के खोलने की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो जो 8 से 12 टाइमिंग थी दुकानें को खोलने की, तो वो 8 से 12 ही खुलेंगे। हालांकि कृषि क्षेत्रों से जुड़े जो सब चीज है वो मतलब प्रतिदिन खुलेंगे। ये कुछ बदलाव किया गया। हालांकि जिस तरह से राज्य सरकार ने 1 जून तक बिहार में करिश्मा जुड़ी हुई थी और अब हम झारखंड चलेंगे और चलते चलते संदीप से हम बात करना चाहेंगे कि कोरोना की स्थिति में झारखंड में भी बड़ा बदलाव सुधार आया है।
राहत की खबर है। मौत की भी संख्या में कमी आई है, मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था झारखंड में, और उससे उसका जो असर हुआ है, और वहां भी अभी फिलहाल लॉकडाउन कड़ाई के साथ लागू किया गया है। आने वाले समय में लॉकडाउन को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी हो सकती है, या फिर इस संक्रमण को इसी स्थिति में बने रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इन सब विषयों पर सरकार क्या सोच रही है। संदीप, आपसे सीधा सवाल मेरा यही रहेगा कि कोरोना को लेकर झारखंड भी अब अपने आप को बाहर निकाल लिया, स्थिति समान होती जा रही है, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह खत्म होगा, एक बार फिर से कोरोना के स्पीड को नियंत्रित करना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। क्या लगता है कि वैक्सीनेशन के सहारे झारखंड सरकार कोरोना पर कंट्रोल करने की स्थिति में है? ये सही कहा कि जिस तरह से जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था उसका असर देखने को झारखंड में मिला है, और अब जो संक्रमण का आंकड़ा है वह काफी कम है। और यदि राजधानी रांची की भी बात करें तो विगत 2 से 3 दिनों में 200 से भी नीचे ग्राफ संक्रमित मरीजों का आ गया है, जो पहली बार हुआ है इस दूसरे फेज में। और कहीं ना कहीं सरकार भी जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन है उसे बढ़ाने की दिशा में पहल कर रही है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री खुद कैबिनेट के जितने मंत्री थे वर्चुअल मीटिंग उनके साथ की थी, और सभी से राय जानने की कोशिश की थी कि मंत्रियों का इस पे क्या विचार है। तो अधिकतर मंत्रियों ने यह राय दी है कि जो लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन है उसकी जो 27 तारीख को मियाद खत्म हो रही है तो उसे और बढ़ाया जाए, ताकि जो संक्रमण दर है वह कह सकते हैं एकदम नहीं के बराबर हो। क्योंकि अभी भी यदि संक्रमण दर जरूर घटा है, पर 2000 के करीब पिछले 24 घंटे में मरीजों का मिलना अभी भी जारी है। पर जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या घटी है, इसमें सबसे मेन वजह है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, जिसकी लेके कई कड़ाइयां भी सरकार की ओर से की गई है। तो जिस तरह से मंत्री और सरकार की सोच है, तो 27 के बाद भी या लगातार आगे भी बढ़ेगा। अब देखना होगा कि क्या 1 सप्ताह के लिए या मिनी लॉकडाउन बढ़ाई जाती है या फिर 15 दिन के लिए, या स्पष्ट नहीं है। तो आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कितने दिनों के लिए इसे फिर से बढ़ाया जाए, ताकि जो संक्रमण का दर है वह एकदम न्यूनतम स्तर पे लाया जा सके, ताकि जो लोग हैं वे बिना डरे हमें राज्य में रह सके या फिर अपनी जो दिनचर्या है, कार्य है, उसे निपटा सके। जी। और फिलहाल इस बुलेटिन को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हमारी कल आपकी इसी समय मुलाकात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार लगता है जैसे प्रकृति हमसे खफा है। क्यों खफा है, ये सोचने की जरूरत है कि अभी कोरोना से हम लोग बाहर निकले ही नहीं, कि अब ब्लैक फंगस हमें घेर रहा है, और अब ब्लैक फंगस के बाद एक चक्रवाती तूफान का असर बिहार और झारखंड जैसे, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, उड़ीसा में देखने को मिल सकता है, और व्यापक क्षति की अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए इस बुलेटिन को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारी आपकी ठीक इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।